हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक छतवानी एक बार फिर 20 क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ठीक है सर। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज का, मनन इज प्रोवाइडिंग विद द फर्नीचर टू द वैल्यू ऑफ 70,000 अलॉन्ग विद द हाउस from February 2019. The actual hire charges paid by his employer for hire of furniture is 5,000 per annum. The value of furniture to be included along with the value of unfurnished house for assessment year 2021 is well. ये पूछ रहा है कि एक मनन करके होता है एम्प्लॉय, उसको जो उसके एम्प्लॉयर होते हैं उन्होंने उसे 70,000 का फर्नीचर दे रखा है। अगर ये फर्नीचर एम्प्लॉयर का होता तो इसका 10% हम लेते, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि उसका जो किराया है वो 5,000 है, तो यानी ये रेंटेड फर्नीचर है। तो रेंटेड फर्नीचर के केस में रेंट को फैसिलिटी माना जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। पूरी बात क्या है, मनन जॉब करता है, उसे कंपनी से मकान मिला है, फर्निश्ड हाउस मिला है, मकान के साथ साथ उसे फर्नीचर भी मिला है। ये फर्नीचर रेंटेड है, ओनर का एम्प्लॉयर का नहीं है, रेंटेड है। तो जितना रेंट पे किया जा रहा है उसे वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स माना जाएगा, ठीक है सर। तो 5,000 इसका आंसर है। हिंट कहता है टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्नीचर will be lease charge or rent of furniture in case of rented furniture or 10% depreciation on furniture if it is owned by the employer। तो इन्होंने वाकई रूल बताने की कोशिश की है। एक बार फिर सुन लीजिए कि अगर फर्नीचर किराए का है तो किराया इक्वल टू परक्विजिट्स, और अगर फर्नीचर खुद एम्प्लॉयर का है तो उसकी वैल्यू का 10%। तो मे बी कुछ बच्चा यहाँ पे 7,000 कर दे तो उसका गलत हो जाएगा। अभी के लिए आंसर 5,000 है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा सर। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग द परक्विजिट वैल्यू ऑफ लोन एट कंसेशनल रेट गिवन टू द एम्प्लॉय द लैंडिंग रेट ऑफ SBI इज ऑन डैश डैश इज रिक्वायर्ड। ओके, देखिए मान लीजिए कोई रवि करके बंदा होता है और रवि अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है और मान लेते हैं कि एजुकेशन लोन लेता है, और एजुकेशन लोन लेता है 8% की रेट से, ठीक है। SBI की जो रेट है वो है मान लीजिए 12%। तो यहाँ पे आपको रवि को बेनिफिट हुआ 4% का। तो बात ये है कि हम एक्चुअल रेट को कंपेयर करते हैं SBI की रेट से, लेकिन SBI की रेट्स कौन सी, फर्स्ट डे वाली के लास्ट डे वाली की जब लोन लिया? तो सर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो अगर मान लीजिए कि 1 सितंबर 2019 को रवि ने लोन लिया, तो इसका जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होगा अप्रैल 19 को, और ये प्रीवियस ईयर जो एंड होगा वो होगा सर 31 मार्च 2020 को। तो 1 अप्रैल 2019 के जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं, एक तो बैंक का नाम याद रखना है SBI, दूसरा आपको याद रखना है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, वहाँ से कंपैरिजन होगा। सितंबर में क्या रेट चल रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है, रेट्स पूरे साल चेंज होते हैं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट चेंज होते हैं, तो बैंक भी अपने रेट्स चेंज करता है। आपको फर्स्ट डे के लैंडिंग रेट्स को बेंचमार्क रेट्स मानना है और उसे एक्चुअल रेट से कंपेयर करना है। जितना एम्प्लॉय को सस्ता मिलेगा, जितना कंसेशनल मिलेगा, उतना बेनिफिट टैक्सेबल होगा। होप आपको बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर कश्यप रिसीव्स द बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ही ऑल्सो रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹3,000 फॉर 3 चिल्ड्रंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 1,800 रुपया पर महीना। द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द ईयर। कश्यप के लिए एक तो सैलरी ले लेंगे, उसकी 20,000 रुपये महीना, नीचे मैं अभी कैलकुलेशन बताऊँगा आपको, और इसको 3 बच्चों के लिए मिलता है एजुकेशन अलाउंस। तो इसमें से जो उसका पहला बच्चा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दूसरा बच्चा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और तीसरे बच्चे वाला 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि इसे टोटल 3,000 मिला है तो हम मानेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 1,000। अब रूल क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया पर महीना एग्जेम्प्ट होता है, तो 100 रुपया पर महीना एग्जेम्प्ट होता है, तो पहले बच्चे का 1,200 तक एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए पहले बच्चे का पूरा
₹1000 एग्जेम्प्ट हो गया। दूसरे बच्चे में भी 1200 तक का एग्जेम्पशन है तो ₹1000 एग्जेम्प्ट हो गया, और तीसरे बच्चे का ₹1000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि लिमिट 2 बच्चों की है। अब ये जो है सर ₹1800 महीने का ट्रैवलिंग अलाउंस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, और ये सब जोड़ के उसमें से 50,000 लेस हो जाएगा। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। आंसर 2,12,600 है। कैसे आया है आप कैलकुलेशन देख लीजिए। पहले तो इसकी बेसिक सैलरी ले लो, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में ऐसा है सर, पहला बच्चा फ्री, दूसरा बच्चा फ्री, तीसरा बच्चा टैक्सेबल, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल 240, और एक 241, और 21 242, और 20 262। 262 में से फिर 50,000 लेस हो जाएगा। 2,62,600 इसका टोटल है, 50,000 लेस हो जाएगा, 2,12,600 अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। अब याद करना चाहिए, तो मैंने कहा बहुत सारे रूल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन याद कर लीजिए कौन सा होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, आपको वही कोशिश करनी चाहिए कि उस एरिया को टच कीजिए जो मैं बार बार कहता हूँ बात। The entertainment allowance received by a government employees is exempt up to the lower of the actual remuneration allowance received 1/5 basic salary and होता है 5,000। मतलब एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलता है और 50,000 होता है। एक होता है आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो आप पे करते हैं, और तीसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये का एग्जेम्पशन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। एग्जेम्पशन में 3 फिगर होते हैं, एक तो होता है आपका रिसीव्ड अमाउंट, एक होता है 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, रिसीव्ड अमाउंट 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, और थर्ड होता है सर 5,000। इनमें से जो लीस्ट अमाउंट होता है उसका एग्जेम्पशन होता है। तो बात बस ये है कि मौके पे आपको ये याद आया कि नहीं आया। क्वेश्चन कोई आसान नहीं होता, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, मौके पे याद आने की बात है, और वो ऑब्वियस सी बात है उसको याद आता है जिसने बहुत तरीके से पढ़ाई की है। आप मान के चलिए कंपटीशन का ज़माना है, बहुत लोग बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उनसे आगे निकलना होगा। केवल मेरे वीडियोज़ या किसी के भी वीडियोज़ से बात नहीं बनती। खूब वीडियोज़ देखिए, खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए, खूब किताबें पढ़िए। जब तक कुछ हासिल नहीं कर लीजिए तब तक बहुत कुछ करना पड़ता है सर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। वेकेंट साइट लीज रेंट इज टैक्सेबल एज वेल। हमें पता है कि सर मकान ने बिल्डिंग को किराए पे देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लगता है, लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने खाली मैदान को किराए पे दिया या कोई खाली साइट है उसको किराए पे दिया तो क्या होगा, तब सर आपका पीजीबीपी भी हो सकता है, अदर सोर्स भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन पहला कहता है हाउस प्रॉपर्टी, ये तो गलत है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तो बिल्डिंग चाहिए। दूसरे में कहता है पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तीसरा काफ़ी सही है, और तीसरा और चौथा एक जैसा है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, चौथा गलत है, तो इसका सी सही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और बिजनेस इनकम एज द केस में भी, मतलब अगर बाय द वे आपका काम ही ये हो, मान लीजिए आपका एक मैरिज हॉल है या एक मैरिज गार्डन है, तो आपका काम ही है कि आप मैरिज गार्डन किराए पे देते हैं तो वो पीजीबीपी होगा। या आपका कोई ग्राउंड है जहाँ आप टूर्नामेंट्स के लिए देते हैं तो वो तो पीजीबीपी है अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन ऐसा है। अदरवाइज खाली ग्राउंड से कैजुअल किराए पे आ जाए तो वो अदर सोर्स में जाएगा। मान लीजिए हमारा कॉलेज है और हमारे कॉलेज का एक ग्राउंड है, वो हमने मान लीजिए 10 दिन किसी को दे दिया मेला लगाने के लिए, तो उसकी जो इनकम होगी सर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमिनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेल, अनरियलाइज रेंट, जब हमारा जो किराएदार होता है वो किराया दिए बगैर भाग जाता है, रातों रात मकान खाली करके बगैर किराया दिए भाग जाता है और हमारा कुछ किराया खा जाता है, तो उसे बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अनरियलाइज रेंट का आप क्या करेंगे, इसे एक्सपेक्टेड रेंट में से लेस करेंगे, इसे एक्चुअल रिसीवेबल रेंट में से लेस करेंगे, इसे सेक्शन 24 के तहत लेस करेंगे, या इसे दोनों में से लेस करेंगे। सर इसका आंसर बी होगा। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड रेंट, फर्स्ट वैल्यू पे तो ये आता है। दूसरे स्टेप पे सर जब आप एक्चुअल रेंट लिखते हैं तो आप लिखते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल,
उस एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को लिखते समय आप इसको लेस करते हैं, जितना भी पैसा आपका डूब जाता है वो आप यहाँ लेस करते हैं। तो इसका आंसर सर बी आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आता है म्युनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द GAV शुड बी। म्युनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्सेस जो होते हैं वो लेस होते हैं, लेकिन उसका पेमेंट ज़रूरी है, और पेमेंट मकान के ओनर ने किया हो ये भी ज़रूरी है। तो पहले ऑप्शन में लिखा है कि किराएदार द्वारा भुगतान, तो गलत हो गया। दूसरे में लिखा है ओनर द्वारा भुगतान हो, तो ये बिल्कुल सही है। और चौथे में लिखा है दोनों में से किसी के द्वारा, या सी में लिखा है आउटस्टैंडिंग या अक्रू। नहीं सर, अगर आप कैलकुलेशन करते समय ये चाहते हो कि GAV में से म्युनिसिपल टैक्स हटाया जाए, तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और दिस पेमेंट मस्ट बी डन बाय द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज, वेल सेक्शन 24A होता है NAV का 30%, तो सर इसका सी आंसर हो जाएगा। आप जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो सेक्शन 24A होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ NAV का 30%, 24B होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अक्रूड अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, वेल इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल, यानी अगर हमने लोन लिया उसका जो इंटरेस्ट है और वो जो पिछले साल तक अक्रू हुआ है कंस्ट्रक्शन से पहले वाले साल में, उसमें क्या। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मान लीजिए आपका मकान है वो 1 मई 18 को बना, ठीक है, 1 मई 2018 को बना, तो आपका मकान कंप्लीट हुआ 1819 के बाद तो जितना आपका लोन बाकी है और जितना इंटरेस्ट बाकी है उसकी सीधी डिडक्शन मिलेगी, डायरेक्ट डिडक्शन मिलेगी। तो जिस ईयर में मकान बनता है उस ईयर से तो डिडक्शन सीधा सीधा सिंपल मिलता है, सीधा सीधा मिलता है। लेकिन इससे पहले का जो ये 18-19 से पहले का जो 17-18, 16-17 या इससे भी जो पहले की ईयर्स हैं उसके इंटरेस्ट का क्या होता है, उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है, और वो डिडक्शन होता है 1/5। मतलब यहाँ जितना भी अमाउंट था उसका 1/5 आपको मिलेगा, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक उसका डिडक्शन मिलेगा। तो इसने पहले बोला था यस उसका डिडक्शन अलाउ है इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन। नहीं सर, इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये तो कह रहा है कि पूरा डिडक्शन एक साथ मिल जाएगा। सेकंड है अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी सही है। और थर्ड में कहता है कि जिस ईयर का इंटरेस्ट है वहाँ अलाउ होगा। चौथा कह रहा है अलाउ ही नहीं होगा। नहीं सर, मैं फिर कहता हूँ जब आपका मकान बनेगा उस मकान के बाद करंट इंटरेस्ट का तो डिडक्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा उसी प्रीवियस ईयर में, और जो उससे पहले वाले ईयर्स हैं उसका टोटल इंटरेस्ट काउंट करके आपको 1/5 मिलेगा एवरी ईयर, लगातार 5 साल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड। वहाँ से ये कहना कि डिडक्शन नहीं मिलेगा गलत है। ये कहना कि जिस साल का इंटरेस्ट है वहीं डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सर कुल मिला के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अश्योर करना चाहता है कि आप मकान वास्तव में बनवा दें, तो एक बार कंप्लीशन हो जाए फिर आप डिडक्शन ले लेना। ठीक है सर, चलिए 150th क्वेश्चन कहता है द सीलिंग लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर रिपेयर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज। वेल देखिए हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट सुनते ही आपको एक 2 लाख का लिमिट याद आएगा, तो आप याद रख लीजिए कि हाँ 2 लाख का लिमिट होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, कोई लिमिट नहीं होता है लेट आउट प्रॉपर्टी में। तो 2 रूल तो ही हो गए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का लिमिट होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई, यानी रेंट वाली प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट का लिमिट नहीं होता। लेकिन अगर अमाउंट यूज फॉर रिपेयर है, अगर अमाउंट का इस्तेमाल रिपेयर के लिए किया है तो सर 30,000 का लिमिट होता है, 30,000 पर एनम का लिमिट होता है सर। चलिए सर अभी और 10 क्वेश्चन आएंगे, अभी उनको भी अपन देखेंगे। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 151।
where an SSC has 2 house properties for self occupation, the benefit of nil annual value will be available in. सर अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है और मान लीजिए 2 मकान है, अब भाई साहब पहले मकान को भी अपने रहने के इस्तेमाल में यूज़ करते हैं और दूसरे मकान को भी रहने में इस्तेमाल करते हैं, तो सर अभी प्रेजेंट रूल ये है कि दोनों मकानों से इनकम यानी एनएवी 0 मानी जाएगी। कह लें कि इस साल से पहले, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर 1920 और यू कैन से असेसमेंट ईयर 2021, इससे पहले सर रूल ये था, असेसमेंट ईयर 2021 से पहले रूल ये था कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी को 0 माना जाता था और दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उसे डीम्ड लेट आउट माना जाता था। यानी दूसरा मकान अगर आप खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी हम उसे लेट आउट मान लेते थे और उसकी इनकम को कैलकुलेट करते थे। लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड अब आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वहाँ मान लीजिए 3 मकान हैं तो आप 2 मकान आराम से सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज़ कर सकते हो, उसकी इनकम 0 मानी जाएगी, और तीसरा मकान भी अगर आप यूज़ करते हैं खुद का तो उसकी इनकम को डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। आज के दिन 2 मकान हैं तो कहता है एनएवी का बेनिफिट होगा बोथ द प्रॉपर्टीज़, दोनों प्रॉपर्टीज़ पे आपको एनएवी बेनिफिट मिलेगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, Lina received 30,000 as the arrear of rent during the previous year 1920. The amount taxable under section 25A. Well, arrear rent क्या होता है कि आपका रेंट कहीं अटका हुआ था। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पे दे रखी थी, उसके रेंट को बढ़ाने को लेकर डिस्प्यूट था, बाद में कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट के फैसले के चलते हुए आपको रुका हुआ 30,000 का एरियर मिला। सर 30,000 का एरियर मिला तो आजकल रूल सिंपल कर दिए हैं, जितना आपको मिलेगा उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देके बाकी टैक्सेबल होगा, तो बाकी का 21,000 टैक्सेबल होगा। सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्या रिसीव्ड ₹90,000 इन मई 2019 टूवर्ड्स द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट which was deducted from actual rent during the previous year 17-18 for determining annual value. Legal expense incurred in relation to unrealized rent is 20,000. The amount taxable under section 25A for the year assessment year 2021 will be. देखो पूरा मैटर समझो, कभी 17-18 प्रीवियस ईयर रहा होगा, विद्या का कुछ पैसा डूबा होगा, विद्या ने मान लीजिए कि किसी को बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, इसे कहानी बना लेते हैं 30,000 पर महीना, और 3 महीने का रेंट दिए बगैर पार्टी मकान खाली करके भाग गई, हमारा 90,000 डूब गया। हमने वो 90,000 रुपये का जो लेस करना होता है वो लेस कर लिया 17-18 में। बाद में हमें वो पार्टी मिल गई, हमने थोड़ा सा एफर्ट किया, करीबन हमारा 20,000 रुपये का कानूनी खर्चा हुआ, हमने उसे बाकायदा स्यू किया और हमें ये पैसा रिकवर हुआ। अब ये पैसा सर हमें रिकवर कब हुआ? मई 19 में, यानी ईयर चल रहा है 1920, हमें 1920 में पैसा रिकवर हुआ। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ 2021 में क्या होगा। सर अभी रूल ये है, रिकवरी ऑफ एरियर का रूल और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का रूल एक जैसा है। जितना आप रिकवरी करेंगे उसमें से फ्लैट 30% माइनस होगा और बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब आप अगर ये कहेंगे कि सर लीगल एक्सपेंस का कुछ नहीं होगा क्या, तो सर लीगल एक्सपेंस का कुछ नहीं होगा, आपको बस 90,000 की रिकवरी में से 30% का लेस कर देना है। अब जैसे 90,000 में से आप 30% निकालोगे तो 27 लेस हो जाएगा, पीछे 63 आएगा। सर इसका आंसर बी आएगा, 63,000 टैक्सेबल। और हमेशा की तरह क्वेश्चन सुनते ही आपको आंसर याद आ जाए और नहीं याद आ जाए तो आप मेरी ये बातें सुनिए। चलिए सर वेल अगला क्वेश्चन है, गणेश एंड राजेश आर द को ओनर्स ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दे ओन 50% शेयर ईच, द इंटरेस्ट पेड बाय ईच को ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन लोन is ₹2,05,000. Loan taken for the acquisition of property during the year 2004.
द अमाउंट ऑफ अलाउेबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच को ओनर इज। वेल, ये क्वेश्चन इस बारे में है कि आप पॉइंट्स कितना ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे ये सबने सुन रखा होता है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। पूरी कहानी, अगर हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए हमने लोन ले रखा है, लोन अभी समझो चालू है, उसका जो ब्याज बनेगा तो 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में को ओनर है, कोई को ओनर है, यानी जैसे इस क्वेश्चन में गणेश और राजेश को ओनर है, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या 2-2 लाख की डिडक्शन दोनों को मिलेगी या 2 लाख का आधा आधा, जैसे 50-50% को ओनर है तो 1-1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो सर आंसर है 2-2 लाख का। देखिए 2 लाख की जो लिमिट है, 2 लाख की जो लिमिट है वो पर इंडिविजुअल के लिए है। तो 2 लाख की डिडक्शन कहें गणेश को मिलेगी और 2 लाख की डिडक्शन राजेश को मिलेगी। ऑल्दो दोनों ने अपने हिस्से पे 2,05,000 2,05,000 पे किया है, पर दोनों को 2-2 लाख की डिडक्शन मिलेगी सर। तो सर सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लगाए हुए होने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन लगा रखे और यही क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ गए तो आप ठकाठक क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपने सुन रखे हैं इस तरह की बातें। एंड इसलिए क्वेश्चन बैंक बहुत बेनिफिट करते हैं। और जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप 1000 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे तब तो आप बहुत तेज हो जाएंगे। अभी तो अपन 160 तक पहुँचेंगे आज। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड on each asset separately sells one of its machinery in April 19 at 120,000. The WDV of machinery at the beginning of the year, that is on 1st April 2019, is rupees 135,000. No new machine was purchased during the year. The shortfall of 15,000 is treated as। वेल देखिए, अगर एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो बाकी सारी कंपनीज को WDV मेथड अडॉप्ट करना होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चाहे तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट कर सकती है। उनको ये हमने खास तरह का वरदान दे रखा है कि वो SLM मेथड लगा सकती हैं। अब इनके पास एक असेट थी 135 की और इन्होंने इसे सेल कर दिया 120 में, तो ये जो 15,000 का लॉस है ना, इसको नाम दिया जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसे नाम दिया जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और ये कहाँ जाएगा सर? ये PGBP हेड में जाएगा। तो अभी तो इसने पूछा है कि उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, तो सर इस 15,000 के डिफरेंस को टर्मिनल डेप्रिसिएशन, अंतिम हास कहा जाएगा। और अगर ये पूछता कि ये किस हेड में लिखा जाएगा तो सर ये PGBP हेड में लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये फिर तो कैपिटल गेन का मैटर है। नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाला क्वेश्चन है, तो ये सर PGBP हेड का मैटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स acquire an asset was previously used for scientific research for rupees 275,000. Deduction under section 35(1) subsection 6 was claimed in the previous year 15-16. The asset was brought into use for the business of Mr. X after the research was completed. The actual cost of the asset to be included in the books of a block of assets is। वेल, अब इसमें कहानी समझिए। कोई एक मिस्टर एक्स होते हैं, उन्होंने समझो एक मशीन परचेज़ की और ये मशीन उन्होंने परचेज़ की है रिसर्च के लिए, और ये मशीन है सर 2,75,000 की। अब बात ऐसी है सर कि इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च पे पैसा खर्च किया, तो जब आप खर्चा करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका अलाउ हो गया होगा। अलाउ होने का मतलब है इस मशीन की पूरी कॉस्ट को आपने P&L के DR में लिख दिया। ठीक है, पूरी उसकी जो कॉस्ट है वो आपने डेबिट कर दी। अब उसके बाद एक तरह से उसकी वैल्यू अब 0 बच गई, क्योंकि आपने उसे फुल्ली डेबिट कर दिया। एक तरह से मतलब वो फुल्ली राइट ऑफ हो गया। अगर आप अकाउंटिंग समझते हैं तो पहली एंट्री हुई मशीन टू कैश और दूसरी एंट्री P&L टू मशीन डाल के आपने उसे फुल्ली राइट ऑफ कर दिया। नाउ जब वो रिसर्च काम पूरा हो गया और मशीन बच गई, तो मशीन को आप अब अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करेंगे, तो आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स में एसेट बढ़ गई। तो ये पूछता है कि आप मशीन को किस वैल्यू पे इंक्लूड करेंगे सर? 0 वैल्यू पे।
जीरो वैल्यू पे। कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर ऐसा करेंगे ना कि असेट की वैल्यू में से जो डेप्रिसिएशन अब तक का बना उसे हटा के हम उसे डेबिट करेंगे या शामिल करेंगे। तो आप इसको है तो बात ऐसी ही, लेकिन आप इसे थोड़ा सोच के देखिए। आपने पूरा खर्चा एक साथ डेबिट कर दिया था, तो आपने उस मशीन की बुक वैल्यू को ज़ीरो कर दिया था। जितने पे वो आई थी उतने रुपए से आपने उसे P&L में डाल के उसे ज़ीरो कर दिया। तो अब उसे आप जब बिज़नेस के लिए यूज़ करेंगे तो उसे ब्लॉक ऑफ असेट्स में शामिल करेंगे ज़ीरो वैल्यू पे। सर ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? सर ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक है, और डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक PGBP के अंदर आता है। बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा। चलिए 3-4 क्वेश्चन और हैं। A Limited has unabsorbed depreciation of 4,50,000 for the year 1920. This can be carried forward as well. अशोधित हास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता क्या है कि आप डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं पर आपके पास प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिए जैसे आपके पास जीपी है, मान लीजिए 70,000 का, ठीक है सर, जीपी है 70,000 का, और उसके सामने आपका सैलरी एक्सपेंडिचर है 1,20,000 का, और उसके अलावा आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है 4.5 लाख का, ठीक है सर। तो आप डेबिट में जोड़ेंगे तो डेबिट में हो गया आपका 570, और आपका लॉस आ गया 5 लाख का। अगर आपको ये फिगर समझ में आ रहे हैं, आपको 5 लाख का जो लॉस है सर, इसमें से 50,000 का लॉस तो कहा जाएगा बिजनेस लॉस, और बाकी ये जो 4.5 लाख का है ये है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। रूल ये है कि अगर आपके पास P&L में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है एंड यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो आप इसे इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे घास काटनी होती तो मैं कहता कि देखो इनको 5 लाख का लॉस हुआ है बिजनेस हेड में, लेकिन आपको डीपली समझना पड़ेगा कि 5 लाख के लॉस के 2 हिस्से हैं। इसमें से 50,000 का लॉस तो कहा जाएगा बिजनेस लॉस, और बिजनेस लॉस PGBP के आइटम है। 8 ईयर तक इट कैन बी रिटर्न ऑफ, 8 साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसे PGBP से सेट ऑफ कर सकते हैं। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में 2 खासियत है। 8 साल का लिमिट नहीं है, यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड, एंड इट कैन बी कहें सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड एक्सक्लूडिंग सैलरी के अलावा। जैसे अब इसने कहा कि आप 8 साल का कोई लिमिट नहीं है, अनिश्चित काल। अब बी ऑप्शन कहता है इनडेफिनेट पीरियड एंड PGBP से सेट, लेकिन इसका सही आंसर है सर इनडेफिनेटली। दिस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड एंड कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी। सर इसका डी आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स अ रिटेलर अक्वायर्ड फर्नीचर ऑन 10th of May 2019 for ₹10,000 in cash, and on 15th May for ₹15,000 and 20,000 by a bearer check and account pay check. Depreciation allowable for assessment year 2021। देखिए सर, हिंदी में लिखा है मिस्टर एक्स ने, जो कि एक फुटकर विक्रेता है, उन्होंने 10 मई के दिन कैश देकर और 15 मई के दिन एक वाहक चेक और पाने वाले के खाते में, यानी जो अकाउंट पे चेक होता है, उससे फर्नीचर खरीदा। 10 और 15, 25 और 20, 45। सर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन्होंने 45,000 का फर्नीचर खरीदा है। अब देखिए 45,000 का फर्नीचर 3 हिस्सों में है। इन्होंने 45 में से 10,000 दिया है कैश। वेल अगर कैश आप 10,000 तक देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10,000 चलेगा। इसके अलावा आपने 15,000 रुपये जो दिया है वो दिया है बियरर चेक, और 20,000 रुपये दिया है आपने अकाउंट पे ही चेक। अकाउंट पे ही चेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपने ये 10,000 रुपये तरीके से दिया है और ये 20,000 रुपये तरीके से दिया है, तो इस फर्नीचर की कॉस्ट जो वैसे तो 45,000 है, इस क्वेश्चन के पर्पज़ से या डेप्रिसिएशन के पर्पज़ से इसकी कॉस्ट 30,000 मानी जाएगी, और डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा सर 3,000। डेप्रिसिएशन की रेट 10% होती है, आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाने दिया जाएगा। आपने असेट को मई में ख़रीदा है तो ईयर एंड होते होते आपके 180 डेज़ आराम से पूरे हो जाएंगे।
देखिए, एक्सपेंसेस करते समय आपको ध्यान रखना होता है कि आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करना है तो आप अकाउंट पे ही चेक यूज़ करेंगे और आप कैश या बियरर चेक यूज़ नहीं करेंगे। अब इसने जो 15,000 की पेमेंट की है बियरर चेक से, वो इसने गलती कर दी और इस गलती की सज़ा ये है कि डेप्रीसिएशन नहीं अलाउ करेंगे। तो 45 में से केवल 30,000 रुपये ही असेट की वैल्यू मानी जाएगी और केवल 3,000 का डेप्रीसिएशन ही अलाउ किया जाएगा। बी आंसर हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सर, XYZ Limited incurred the capital expenditure of rupees 150,000 on 1st April 2019 for acquisition of patent and copyright. Such expenditure is well, अगर पेटेंट और कॉपीराइट पे आप खर्चा करोगे तो ऐसा एक्सपेंडिचर माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शंस कहते हैं कि दिस एक्सपेंडिचर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन 14 ईयर, गलत। दिस एक्सपेंडिचर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन 5 years, गलत। दिस एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन एट 25% अंडर द सेक्शन 32, काफ़ी सही। और 15% गलत। सर हमें पता है कि कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब को इंटेंजिबल असेट्स के ब्लॉक में रखा जाता है। इंटेंजिबल असेट्स पे 25% डेप्रीसिएशन मिलता है, तो बस 25% डेप्रीसिएशन मिलेगा सर। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंडर सेक्शन 44AE प्री अजम्पटिव टैक्सेशन इज एप्लीकेबल एट अ पर्टिकुलर रेट provided the assessee is the owner of maximum of certain number of goods carriages. The rate per month or part of the month relevant for assessment year 2021 and the maximum number specified under the sections are. Well, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। देखिए 44AE सेक्शन ये किसके लिए होता है? लॉरी ओनर्स के लिए, जो गाड़ी मालिक होते हैं उनके लिए। गाड़ी मालिकों में पहली कंडीशन ये है कि उसके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। 10 हो सकती हैं, 10 हो सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर में कभी भी उसके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 नहीं हो सकती। अब इसमें भी क्या होता है सर, 2 तरह का रूल है। गाड़ी होनी चाहिए, हैवी व्हीकल का अलग रूल है। हैवी व्हीकल में चलता है 1000 रुपये पर टन, और जो हैवी व्हीकल नहीं है उसमें चलता है 7,500 रुपये महीना। तो आप सर धीरे धीरे ऑप्शंस पढ़िएगा। पहले ऑप्शन में 7,500 रुपये पर महीने का जिक्र किया हुआ है, लेकिन 1000 रुपये पर टन का जिक्र नहीं किया हुआ है। और इसमें लिखा है कि मैक्सिमम 10 गाड़ियाँ, इसमें लिखा है 10 से कम गाड़ी। तो 10 से कम गाड़ी तो वैसे ही मैक्सिमम यू कैन, मतलब आपका 10 गाड़ियाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं, और सी ऑप्शन में 1000 रुपये पर टन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें वो लिमिट नहीं लिखी हुई है। और जो चौथा है ना सर, उसमें लिखा हुआ है ₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस मे बी फॉर पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ फॉर अ हैवी गुड्स कैरेज एंड ₹7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ फॉर अदर गुड्स कैरेज इन द केस ऑफ एन एसएससी ओइंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। आपके गाड़ी ओनर के पास 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। हैवी व्हीकल के लिए 1000 रुपये पर टन है, और हैवी व्हीकल के अलावा 7,500 रुपये पर मंथ का रूल है। तो सर डी रूल अपने आप में कंप्लीट रूल लिखा हुआ है, बाकी सब आधे अधूरे लिखे हुए हैं। तो आप इसको याद कीजिएगा। होप वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा। चलिए सर, तो क्वेश्चंस लगाइए, खूब सारे लगाइए। इस वीडियो को सुन लिया, 20 क्वेश्चन लगा दिए, उठाइए कोई क्वेश्चन बैंक, 200 क्वेश्चन लगा दो और होशियार हो जाइए। चलिए, थैंक यू।